दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे राज्य का 9 उदारवादी सिद्धांत। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे 9 उदारवादी सिद्धांत क्या है, इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं तथा प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं राज्य का 9 उदारवादी सिद्धांत। 20वीं सदी के पूर्वार्ध से ही लोक कल्याणकारी राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ और जो लोक कल्याणकारी राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ तो उसके फलस्वरूप राज्य के कार्यों में भी विस्तार हुआ। कल्याणकारी राज्य के विकास के कारण लोगों में सामाजिक सुरक्षा की भावना बढ़ी। वहीं पर यह भी अनुभव किया गया कि इसके कारण आर्थिक विकास की गति धीमी हुई है। चूँकि जो लोक हितकारी राज्य हैं वो उसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार योजनाएं बनाती है। इस कारण बहुत से लोग सामाजिक सेवाओं से लाभ उठाकर आराम से जीवन बिताने के चक्कर में श्रम नहीं करना चाहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्यों का प्रमुख उद्देश्य सामान्य जन का हित होता है और इससे यह अनुभव किया गया कि बहुत से लोग सामाजिक सेवाओं से लाभ उठाकर आराम से जीवन बिताने के चक्कर में श्रम से दूर भागते हैं, क्योंकि उनकी धारणा बन जाती है कि चाहे वे कार्य करें या न करें, राज्य तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा ही। लेकिन दूसरी ओर सभी लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। जो भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार संचालित करती है उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो धन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए जो जिस धन की आवश्यकता पड़ती है वह उसको सरकार योग्य और परिश्रमी लोगों से टैक्स के रूप में यानी कि कर के रूप में वसूल करती है। जिसके कारण होता यह है कि जो प्रतिभाशाली और परिश्रमी लोग हैं उन पर कर का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाता है और इसके कारण उन पे एक नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि वो जो योग्य और परिश्रमी व्यक्ति हैं वह भी श्रम करने से विमुख होने लगते हैं और इसके कारण आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो मंद पड़ने लगती है। इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए कि आर्थिक विकास की गति को सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए, 9 उदारवादी सिद्धांत का प्रस्ताव आया। यानी कि आर्थिक कल्याणकारी राज्यों के विकास के कारण जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया मंद पड़ गई थी उस विकास को गति देने के लिए यानी कि उस विकास की गति को सही दिशा में कैसे ले जाया जाए उसके लिए 9 उदारवाद का सिद्धांत हमारे सामने आया। 9 उदारवाद के अंतर्गत जो इसकी मान्यताएं हैं उसको आइए देख लेते हैं। 9 उदारवाद की मान्यताएं क्या हैं? तो 9 उदारवाद के अंतर्गत समकालीन परिस्थितियों में जो उदारवाद था यानी कि लिबरलिज्म उदारवाद की मूल मान्यताओं को दोहराने का प्रयत्न किया गया। 9 उदारवाद उसी अहस्तक्षेप की नीति को यानी कि लेसेज फेयर जो था उस नीति को पुनः लागू करने की बात करता है तथा कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानता है। 9 उदारवाद की जो मुख्य मान्यता है आप एक बार फिर से सुन लीजिए। 9 उदारवाद हस्तक्षेप की नीति को पुनः लागू करने की बात करता है तथा कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानता है। 9 उदारवाद के जो समर्थक हैं वो राज्य के दूर दूर तक फैले राज्य के कार्यक्षेत्र को पुनः समेटने यानी कि रोलिंग बैक टू द स्टेट का समर्थन करते हैं। यानी कि जो कल्याणकारी राज्य था उसमें जो राज्य का कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ था उस कार्यक्षेत्र का पुनः संकुचन किया जाए, यानी कि जो राज्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया है उसको पुनः समेटने का समर्थन करते हैं 9 उदारवादी विचारक। इस विचारधारा का प्रारंभ 1980 के दशक में ब्रिटेन तथा अमेरिका में हुआ तथा इस दशक के अंतिम वर्षों में पूर्वी यूरोप के समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के पतन से इस सिद्धांत को और भी बल मिला। इन व्यवस्थाओं के पतन से यह बात स्पष्ट हो गई कि राज्य द्वारा पोषित विकास जो है उसके द्वारा अर्थव्यवस्था का उच्चतम स्तर तक विकास नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही जो एक अन्य धारणा बनी वो ये कि तीसरी दुनिया के देशों के उदाहरण से सिद्ध हो गया कि आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण प्रशासनिक अकुशलता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी देता है। पहली बात तो ये थी कि 1980 के दशक में 9 उदारवाद के विचार का प्रारंभ अमेरिका तथा यूरोप में 1980 के दशक में शुरू हुआ और जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का धराशायी होना इससे इस सिद्धांत को पुष्टि मिली
और जो दूसरा ये था कि तीसरी दुनिया के देश थे, उसके उदाहरणों ने सिद्ध कर दिया कि आर्थिक गतिविधियों पे जो राज्य का नियंत्रण होता है उससे न केवल प्रशासनिक अकुशलता को बल मिलता है बल्कि भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है और यह जनसाधारण की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सफल नहीं हो सका है। इसलिए अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में छोड़ना उचित नहीं है। इसी कारण संपूर्ण विश्व में इस विचार को बढ़ावा दिया जा रहा है कि व्यक्तियों की उत्पादन क्षमता तथा कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए बाजार की शक्तियों को खुला छोड़ देना चाहिए और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने देना चाहिए। नव उदारवादियों की एक और मान्यता है कि स्वेच्छा से प्रेरित मुक्त अर्थव्यवस्था या मुक्त बाजार ही सर्वोत्तम व्यवस्था है। नव उदारवादी मानते हैं कि स्वेच्छा से प्रेरित मुक्त अर्थव्यवस्था और मुक्त बाजार सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। यह सिद्धांत मानता है कि बाजार की गतिविधियों को राज्य द्वारा कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में लेसेस फेयर हस्तक्षेप की नीति, सरकार का आर्थिक गतिविधियों पे कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए तथा जहाँ तक हो सके सभी निर्णयों को बाजार के अधीन छोड़ देना चाहिए। राज्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी तरह नहीं जान सकता है, इसलिए व्यक्ति को अपनी गतिविधियां करने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इसी के द्वारा व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यदि राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप किया जाएगा तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक होगा। मुक्त बाजार व्यवस्था सभी को अपनी योग्यताओं और संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग को प्रेरणा प्रदान करता है। अतः राज्य को बाजार व्यवस्था के पूरक की भूमिका निभानी चाहिए, न कि नियंत्रक की। इसमें नव उदारवाद के अंतर्गत यह मान्यता स्पष्ट की गई है कि राज्य को बाजार व्यवस्था के पूरक की भूमिका निभानी चाहिए, न कि नियंत्रक का। राज्य का उपयुक्त कार्य बाजार व्यवस्था को सहारा देना है, न कि उसके स्वाभाविक कामकाज में रुकावट डालना। नव उदारवाद का दार्शनिक आधार जो है, अब देख लेते हैं इसके विचारक कौन कौन से हैं जिन्होंने नव उदारवाद के उन्नयन में सहायता की। तो नव उदारवाद का दार्शनिक आधार आइजिया बर्लिन, ए.एफ. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन तथा रॉबर्ट नाजिक के चिंतन में मिलता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने देखा नव उदारवाद, राज्य का नव उदारवादी सिद्धांत, इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं और इसके प्रमुख विचारक कौन से हैं और इस सिद्धांत का शुरुआत या प्रारंभ कब से हुआ और क्यों हुआ। दोस्तों, इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।